सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में 2.2 प्रश्नावली 2.2 को अधूरा छोड़ा था, जिसमें हमने 3 सवाल कर लिए थे और 2 सवाल हमारे बाकी थे, चौथा और पांचवा सवाल, जिनको आज हम पूरा करने वाले हैं। और इन चौथे और पांचवें सवाल में थोड़ी सी अलग बात है कि ये जो सवाल है वो भाषा वाला सवाल है। बाकी सवालों में हमको सीधा काम करना था, सीधा एचसीएफ निकालो, सीधा एलसीएम निकालो। लेकिन चौथे और पांचवें सवाल में आपको ऐसा नहीं कहा गया है कि आप एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो, ये आपको डायरेक्ट नहीं कहा गया है। इसमें आपको सवाल को पढ़ के समझना है कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो हम धीरे से सवाल को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि पता करने की कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4, तो देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर, किसी खेल का कोई खेल का मैदान है और एकदम वो गोल है, क्रिकेट का जैसे ग्राउंड होता है अपने क्रिकेट का मैदान, उस तरह से एकदम गोल ग्राउंड है। तो वृत्ताकार पथ पर मतलब गोल ग्राउंड, मैदान का एक चक्कर पूरा करने में, मैदान का एक चक्कर पूरा करने में क्या होता है कि रमन को 18 मिनट लगते हैं। कि किसी वृत्ताकार पथ पर रमन को एक चक्कर पूरा लगाने में, किसी मैदान में वृत्ताकार पथ पर रमन को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। ठीक है, अब देखिए वृत्ताकार मतलब ऐसे ही, ये ग्राउंड हो गया। मान लो रमन ने यहां से शुरू किया तो वो यहां से चल के वापस यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगते हैं। अब देखिए आगे इसके साथ एक और भी है कि रमन को तो इस वृत्ताकार पथ पर 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मतलब इसी रास्ते पर एक और आती है अनुप्रिया। तो इस अनुप्रिया को ये चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। रमन को तो 18 मिनट लगते हैं यही काम करने में, लेकिन अनुप्रिया थोड़ी तेज दौड़ती है, ज्यादा भागती है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट। तो अनुप्रिया द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? बारह मिनट। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब देखिए रमन और अनुप्रिया दोनों यहीं से शुरू करते हैं, यहां से चलना प्रारंभ करते हैं और चलते दौड़ते 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 यहां पर वापस आके रुकते हैं। ये पूरा रास्ता हो गया इनका। तो इसमें रमन को ज्यादा टाइम लग रहा है और अनुप्रिया को थोड़ा कम टाइम लग रहा है, मतलब कि अनुप्रिया ज्यादा तेज भाग रही है। तो एक चक्कर पूरा करने में रमन को तो 18 मिनट लगे और अनुप्रिया को 12 मिनट लगे। लेकिन सवाल में हमको पूछा क्या है कि ये ऐसा है कि माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि दोनों एक ही जगह से एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो तथा एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही दिशा में दोनों इधर की तरफ जा रहे हैं। तो बताइए कि कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि यहां से निकलेंगे तो आपको पता है कि अनुप्रिया तो तेज दौड़ रही है, तो अनुप्रिया तेज दौड़ेगी, अनुप्रिया क्या हो जाएगी? रमन से थोड़ी आगे निकल जाएगी। इसके बाद दोनों पीछे जाएंगे, एक आगे है एक पीछे है, तो ऐसे ऐसे आगे पीछे रहेंगे कुछ देर तक। लेकिन ऐसा टाइम कब आएगा वापस कि दोनों वापस इसी जगह पर वापस मिल जाए? ऐसा टाइम वापस कब आएगा हमको वो पता करके बताना है। तो देखिए ऐसा कोई टाइम आता है जिस टाइम पर दोनों यहां पर वापस आ जाए। देखिए 18 मिनट में इसका एक राउंड पूरा हो गया, तो एक राउंड के बाद फिर से दूसरा राउंड शुरू करेगा, मतलब दूसरा चक्कर लगाना, तो फिर से उसको 18 मिनट लगेंगे। ठीक है, इधर देखिए यहां पर अनुप्रिया ने पहला चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लिया, फिर इसको दूसरा चक्कर शुरू करेगी तो दूसरा चक्कर फिर से कितने मिनट में कर लेगी? 12 मिनट में कर लेगी। तो इसके तो 18 और 18 कितने हो गए? 36 मिनट हो गए। 18 और 18 36 मिनट हो गए, मतलब 36 मिनट में इसने 2 राउंड तो पूरे कर लिए। लेकिन
जहां पर इसने 12 और 12 24 मिनट में 2 राउंड पूरे कर लिए, बहुत ही जल्दी 2 राउंड पूरे कर लिए। तो अगर ये 1 राउंड और पूरा कर ले 12 मिनट में, तो इसके भी कितने मिनट थे 36, और इसके भी 3 बार घूमने पर कितने मिनट हो जाएंगे 36। तो जितने टाइम में रमन 2 चक्कर लगाएगा उतने ही टाइम में अनुप्रिया कितने चक्कर लगा लेगी 3 चक्कर। तो दोनों 36 मिनट के टाइम बाद, मतलब पहले शुरू किया हमने तो 36 मिनट बाद दोनों वापस जहां से शुरू किया था वहीं पे आके मिल जाएंगे। तो देखिए इसका 18 टाइम था, इसका 12 था, लेकिन हमारा जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, थोड़ा बड़ा आ रहा है। बड़ा आ रहा है मतलब हमको यहां पर क्या निकालना है, मैंने आपको बताया था HCF और LCM। तो आप हमेशा देखते थे कि अगर HCF निकाल रहे हो तो वो दोनों संख्याओं से छोटा आता है। वो दोनों जो संख्या है, 3 संख्या जितने भी हो, उन तीनों का निकाला या फिर 2 संख्याओं का HCF निकाला तो वो संख्या उन दोनों से क्या आती है, छोटी आती है। मतलब HCF क्या आता है, छोटा आता है। भले नाम उसका बड़ा है लेकिन वो मान क्या आता है, छोटा आता है। और LCM में क्या होता है, नाम भले छोटा है लेकिन वो जो मान आता है 18 और 12 का जो LCM निकालोगे वो इन दोनों से क्या होगा, बड़ा आएगा। तो देखिए यहां पर हमारा उत्तर अगर प्रैक्टिकली हम देखें, प्रैक्टिकल करके देखें, तो इसको 2 चक्कर पूरा करने में 36 मिनट लगते हैं और इसको 3 चक्कर पूरा करने में 36 मिनट लगते हैं। तो 36 मिनट बाद दोनों वापस मिल जाएंगे, ये हमको पता चल गया है। लेकिन इस सवाल के तरीके से कैसे निकालना है, यहां पर हम HCF LCM से निकाल रहे हैं तो वो कैसे निकालना है, तो हमको ये तो पता चल गया कि यहां पर हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालते हैं। तो अब सीधा लिखते हैं, इसलिए रमन, या फिर सीधा लिख देते हैं हम 18 और 12 का LCM सीधा निकाल देते हैं। इसलिए 18 व 12 का LCM, 18 और 12 के LCM है तो हम क्या करेंगे, देखिए आगे। तो 18 और 12 का LCM आपको पता है तरीका कैसे निकालेंगे हम। तो 18 और 12 का अलग अलग क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये 9 बार, फिर ये 3, तो ये 3 बार, और ये 3 और 1 बार। ऐसे ही 12 का करेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा, ये 2 से 6 बार, ये 2 से 3 बार, और ये 3 से 1 बार। तो देखिए क्या आया, 18 बराबर तो आया 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 बराबर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हमको क्या निकालना है, LCM। इसलिए LCM क्या हो जाएगा, तो LCM के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो कॉमन है वो तो लेना ही है एक बार, और जो बाकी बच रहे हैं वो भी हमको ले लेने हैं। तो देखिए 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 1 तो 2 आ गया, फिर इंटू, आगे देखिए 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है 1, तो 1 3 ये हो गया, इंटू। अब देखिए यहां पर ये 3 एक्स्ट्रा है और यहां पर ये 2 एक्स्ट्रा है, तो ये भी क्या आ जाएंगे, यहां पर साथ में आ जाएंगे। अब इन सबका गुणा कर दीजिए, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, और 18 इंटू 2 कितना हो गया 36। अब 36 मिल गया हमको LCM, तो हम सीधा बोल देंगे दिस इंप्लाइज रमन व अनुप्रिया 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर, जहां से मतलब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था वहीं से प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ठीक है, वापस मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। तो इस तरह से चौथा सवाल आपको करना है जिसमें आपको क्या निकालना था, LCM निकालना था। सवाल में नहीं बोल रखा था कि आपको LCM निकालना है, लेकिन आपको सवाल को पढ़ के समझना है कि आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है या फिर HCF निकालना है। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर। लास्ट सवाल है हमारा 5वां सवाल, तो इसको आप नोट कर ले जल्दी से। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। एक संगोष्ठी हो रही है, मतलब कि कोई सम्मेलन है जहां पर कोई परीक्षा होनी है अलग अलग, मतलब कि जैसे कि साहित्यकार है, हिंदी वाले हैं, तो कोई मान लो निबंध की प्रतियोगिता ऐसा कुछ है, तो संगोष्ठी हो रही है। तो उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित वाले भाग ले रहे हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट है, हिंदी वाले कुछ उनका लिखेंगे, अंग्रेजी वाले कुछ उनका करेंगे और गणित वाले कुछ उनका करेंगे। तो ऐसे एक संगोष्ठी हो रही है। तो उसमें देखिए क्रमशः 60, 84 और 108 प्रतिभागी है, मतलब कि हिंदी के 60 जने हैं, इसके बाद अंग्रेजी के 84 जने हैं और गणित के 108 जने हैं। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसने क्या कहा है कि इन प्रतिभागियों को बैठाने के लिए हमको कमरों की व्यवस्था करनी है और हर एक कमरे में बराबर प्रतिभागी बैठने चाहिए
और एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठने चाहिए। मतलब कि एक कमरे में मान लो पहले कमरे में हिंदी के बैठे हैं तो जितने भी बैठे उतने सारे किसके होने चाहिए, हिंदी के होने चाहिए। और मान लो किसी कमरे में अंग्रेजी के बैठे हैं तो जितने भी उतने सारे किस विषय के होने चाहिए, अंग्रेजी के। और गणित के हो तो सारे गणित के होने चाहिए। और हर एक कमरे में बराबर प्रतिभागी होने चाहिए। मतलब कि एक कमरे में फिक्स इतने जने बैठाने तो सब कमरों में उतने बराबर ही आने चाहिए। एक भी बचना या एक ज्यादा या एक कम नहीं होना चाहिए। और इसने ये पूछा लास्ट में कि आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, मतलब कि इन सबको बैठाने के लिए कम से कम हमको कितने कमरे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बताते हैं हमको कि हमको कितने कमरे चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रतिभागी कितने हैं। सवाल नंबर 5 है हमारा। अब देखेंगे इसमें प्रतिभागियों की संख्या। प्रतिभागियों की संख्या क्या है, तो उसमें लिखते हैं सबसे पहले हिंदी, सीधा लिख देते हैं हिंदी के कितने हैं 60, फिर अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के कितने हैं 84 जने, और लास्ट है गणित, तो गणित के कितने हैं 108 जने। तो कुल प्रतिभागी कितने हो जाएंगे, तो वो लिख दो यहां पे। तो कुल प्रतिभागी 108, 84 और 60 को जोड़ दो तो ये टोटल प्रतिभागी कितने हो जाएंगे, ये 2, इसके बाद ये 5 और 2, कितने हो गए कुल प्रतिभागी 252। मतलब टोटल कितने लोग हैं 252 लोग हैं। अब हमको क्या करना है कि प्रत्येक विषय का किसी भी कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होने चाहिए और हर एक कमरे में बराबर प्रतिभागी होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि एक कमरे में कितने जने को बैठाना चाहिए हमको, फिर बात करते हैं कि कमरे कितने चाहिए। पहले पता करेंगे कि एक कमरे में कितने जनों को बैठाना है। तो ये तो 60 जने, ये 84 जने और 108 जने, ये तो ज्यादा है। इतने जने तो एक कमरे में बैठा नहीं सकते या इनसे ज्यादा भी नहीं बैठा सकते, टोटल मिला के इतने भी नहीं बैठा सकते। तो हमको यहां पर ये पता चलेगा कि हमको इनसे छोटी संख्या निकालनी है। मतलब कि हमें इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। 60, 84 और 108 का HCF निकालोगे तो वो इनसे छोटा आएगा और हमको छोटी संख्या ही निकालनी है। तो मतलब कि हमको पता चल गया कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर HCF निकालना है। तो हम ज्ञात करते हैं 60, 84 और 108 का HCF, और उससे हमको क्या मिलेगा कि हम एक कमरे में कितने प्रतिभागियों को बैठा सकते हैं, और वो भी एक ही विषय के। तो हम लिखते हैं यहां पर एक कमरे में बैठाए जा सकने वाले प्रतिभागियों की संख्या बराबर इन तीनों का HCF निकालेंगे, वो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें 60, 84 और 108 का HCF, ठीक है ना। HCF इन तीनों का क्या निकालेंगे हम, HCF। तो HCF कैसे निकालना आपको पता है, तो वैसे ही शुरू करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते थे वैसे ही करेंगे। तो 60, 84 और 108 इनकी क्या कर देंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 60 की बारी, तो उसमें किसका भाग लगाएंगे 2 का, क्योंकि 60 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो 60 का कितना हो जाएगा 30, फिर से 2 का भाग तो ये हो जाएगा 15। अब 15 में किसका भाग जाएगा 3 का, तो ये 3 का भाग 15 में भाग 5 बार, और 5 का भाग 5 में 1 बार, क्योंकि लास्ट में 5 में 5 का ही जाएगा। अब 84 की सम संख्या, इसमें भी 2 का भाग, तो कितना हो जाएगा 84 का आधा 42, फिर से 2 का भाग तो ये 21। अब 21 में किसका भाग जाएगा 3 का, तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार, 3 7 21, और 7 में लास्ट में किसका जाएगा 7 का जाएगा। तो ये हो गया इसका। इसके बाद 108 भी सम है, तो इसमें किसका भाग जाएगा 2 का। अब 108 का आधा फिर से 54, अब 54 भी सम है तो फिर से 2 का भाग, कितना हो जाएगा ये 27, 54 का आधा 27। अब 27 में 3 का भाग तो ये हो जाएगा 9। अब 9 में भी 3 का भाग तो ये हो जाएगा 3, और 3 में फिर से लास्ट में किसका भाग 3 का, तो कितना आ जाएगा 1। तो यहां पर देखिए अब आगे 60 बराबर कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद 84 बराबर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 108 बराबर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए यहां पर हमको क्या निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकालते थे हम कि इन तीनों में जो कॉमन है
वही हमको लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो इसलिए HCF बराबर क्या हो गया, तो देखिए 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 1 2 ये हो गया, फिर ये 2 और ये 2, एक और 2 आ गया, और लास्ट में ये 3 और ये 3, तो ये आ गया। बाकी तीनों में और कुछ कॉमन नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, और बाकी ये 3 भी है लेकिन इन दोनों में दूसरा 3 नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो गया, तो HCF बराबर हो जाएगा 12। मतलब कि एक कमरे में कितने लोग बैठा सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा 12 जने, ठीक है। 12 से ज्यादा नहीं बैठाना है, 12 से कम भी नहीं बैठाना है, क्योंकि 12 बैठाओगे तभी एक ही कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठ पाएंगे। देखिए 12, अगर 7 जने हैं तो 12 बैठाओगे तो कितने कमरे लगेंगे, तो 60 को 12 से भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा। मतलब कि हिंदी वालों को बैठाने के लिए 5 कमरे चाहिए, 5 कमरों में एकदम आराम से आ जाएंगे वो। इसके बाद इसमें 84 में 12 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब कि अंग्रेजी वालों के लिए कितने कमरे चाहिए, 7 कमरे चाहिए। और गणित वालों को बैठाना है तो गणित वालों के लिए फिर से इसमें 12 का भाग लगा दो, तो 108 में 12 का भाग तो कितना आ जाएगा, 9। मतलब कि गणित वालों के लिए कितने कमरे चाहिए होंगे, 9 कमरे में वो पूरे के पूरे आ जाएंगे, ना तो एक आध बचेगा ना एक आध घटेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है कि कमरों की न्यूनतम संख्या निकालनी है। इसलिए आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या, यहां पे लिख रहा हूं मैं नीचे, आपको लाइन से लिखना है, कमरों की संख्या बराबर। तो कमरों की संख्या कैसे निकालोगे, इसमें अलग अलग भाग लगाने से अच्छा है आप पूरे 252 में 12 का भाग लगा दो, तो आपको टोटल कितने कमरे चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। टोटल 252 जने हैं, उनको 12 कमरे में, एक कमरे में 12 जने बैठाने, तुमको कितने कमरे चाहिए होंगे, तो 252 में 12 का भाग लगा देंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, कुल प्रतिभागी और बटे एक कमरे में बैठाए जा सकने वाले प्रतिभागी, मतलब कि एक कमरे में कितने प्रतिभागी बैठा सकते हैं हम, 12। तो क्या हो जाएगा, बराबर 252 बटे 12। तो कितना आ जाएगा ये, 12 दूनी 24, और फिर से एक बचा तो 1 2 12, तो 12 एकम 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कि आप एक कमरे में 12 जने बैठाओगे और आपको टोटल कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 21 कमरों की। इन सारे प्रतिभागियों को बैठाने के लिए आपको 21 कमरों की व्यवस्था करनी होगी। तो इस तरह से ये सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस सवाल को आप अच्छे से नोट कर ले। और ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें आपको HCF तो निकालना ही है, HCF के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम और भी करना है। तो ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए, तो इसलिए इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो इस सवाल को अच्छे से उतार ले। और आपका जो आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम आगे बात करेंगे 2.3 की, आगे जो भी आ रहा हो उसके बारे में अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।